इसलिए क्योंकि चुनावी तारीखों के ऐलान के दिन ही वहां पर झड़पों की शुरुआत हो चुकी है। आरोप यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक गोदाम में घुसकर बीजेपी की प्रचार वैनों में तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठा दिया है कि ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे। महीनों से छिटपुट सियासी झड़पों और टकराव से दो चार हो रहे बंगाल में ऐन चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही हिंसा की पहली घटना हो गई। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के चंद घंटे बाद की ये तस्वीरें कोलकाता के काडपारा इलाके की हैं, जहां बीजेपी के एक गोदाम पर गुंडों ने धावा बोल दिया। हमले की यह घटना रात 11 बजे की है। फूल बागान पुलिस स्टेशन इलाके में स्वभूमि के पास इस गोदाम में बीजेपी की दर्जनों पब्लिसिटी वैन खड़ी थी। कुछ गुंडे इस गोदाम में घुसे। कुछ देर तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस होती रही, लेकिन इसके बाद गुंडों ने बीजेपी की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मोबाइल में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे गुंडे गाड़ियों के शीशे और उनमें लगी एलईडी को तोड़ रहे हैं। रह रहकर गाड़ियों के शीशे तोड़ने की आवाजें आती रहीं। काफी देर तक हंगामा और तोड़फोड़ करने के बाद ये गुंडे लौट गए। इसके बाद कई गाड़ियों के शीशे टूटे दिखे। बीजेपी का इल्जाम है कि ये टीएमसी से जुड़े लोग थे, जिन्होंने बीजेपी की पब्लिसिटी वैन को भारी नुकसान पहुंचाया। ये वही पब्लिसिटी वैन थी जिनको गुरुवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनार बांग्ला कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया था। चुनावी मुद्दों पर राय लेने के लिए ये वैन सभी विधानसभा इलाकों में जाने वाली थी। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर तोड़फोड़ कराने का आरोप लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने घटना के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया, आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव की तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी और एलईडी भी खोल कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके कहा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के रथ तोड़ डाले। टीएमसी की सियासी हिंसा के कल्चर को देखते हुए चुनाव आयोग के लिए ये मुश्किल चुनाव होगा। अभी तो सियासी समर शुरू हुआ है। आगाज ऐसा है तो अंजाम तक सब कुछ शांति से निपटने की उम्मीद बेमानी है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराने पर भी अब सियासी घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने इसको लेकर सवाल उठाए। बीजेपी के साथ साथ विवाद में ममता ने चुनाव आयोग को भी घसीट लिया है। वेस्ट बंगाल 8 phases. Last time it was 7. West Bengal first phase, date of poll 7 March. The counting shall be done on 2nd May 2021. बंगाल में जिस चुनावी रण की तैयारी महीनों से चल रही थी, उसकी तारीखों का ऐलान आखिर हो गया। पिछली बार 7 चरणों में चुनाव और इस बार उससे बढ़कर पूरे 8 चरणों में बंगाल का चुनावी समर होगा। लेकिन इस लंबे चुनावी शेड्यूल पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले सवाल उठाया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। उन्होंने चुनाव 8 चरणों में कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक तमाम सवाल उठा दिए। ममता ने सीधा आरोप लगाया कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये आरोप भी जड़ दिया कि बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। So our request would be, please see, BJP has the agency power, BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. ममता को आधे दर्जन से ज्यादा फेज में चुनाव पर ऐतराज था, लेकिन बीजेपी इससे बेपरवाह नजर आई। पार्टी नेता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने का
दावा करते नजर आए। सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पंद बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि एक रक्त रंजित चुनाव नहीं हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। उधर कांग्रेस ने भी 8 फेज में वोटिंग कराए जाने को लेकर सीधे कुछ नहीं कहा। आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। बंगाल में इस बार का सियासी मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव के लंबे शेड्यूल पर ममता बनर्जी के सवालों से ये तो साफ हो गया कि इस बार की चुनौती ममता के लिए कुछ बड़ी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। असम में 3 दौर में मतदान होगा। आखिर बीजेपी की वापसी के रास्ते में विपक्ष के महागठबंधन का प्लान क्या है? क्यों बीजेपी के लिए असम में वापसी जरूरत से ज्यादा अब मजबूरी है? मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक असम के चक्कर लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने भी असम में 14 फरवरी को चुनावी प्रचार शुरू कर दिया था। बीजेपी सत्ता में लौटना चाहती है और उसे रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में 5 पार्टियों का महागठबंधन बना है। अब कांग्रेस के साथ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वामदल और सीएए के खिलाफ बनी नई क्षेत्रीय पार्टी आंचलिक गण मोर्चा है। पिछली बार यानी 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसे 86 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 26 और एआईयूडीएफ को 13 सीटें मिली थी। अन्य के पास 1 सीट थी। लेकिन इस बार असम की चुनावी लड़ाई महागठबंधन बनाम बीजेपी है, जिसमें मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है। 2011 के जनगणना के मुताबिक असम में 35% मुस्लिम आबादी है, यानी मुस्लिम वोटर असम में बड़ा फैक्टर है। लेकिन इस चुनाव में सीएए भी बड़ा फैक्टर है। इसे यूँ समझिए कि असम में मुस्लिम वोटरों की पसंद 2 पार्टियां हैं, पहली कांग्रेस और दूसरी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। बदरुद्दीन अजमल प्रवासी मुसलमानों की आवाज हैं, जिन्हें अक्सर बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए कहा जाता है। कांग्रेस को भी बांग्ला भाषी मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। अब दोनों पार्टियां मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने की उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि इसी का फायदा 2014 के बाद चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी असम गण परिषद गठबंधन को मिला था। कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने 2016 का विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था, जिसमें कांग्रेस को 26 और एआईयूडीएफ को 13 सीटें मिली। बीजेपी को 60 और असम गण परिषद ने 14 सीटें जीती। 2016 में मुसलमानों के दबदबे वाली 33 में से कांग्रेस ने 17 और एआईयूडीएफ ने 12 सीटें जीती थी। बीजेपी इस बार चुनावी अखाड़े में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन सीएए का मुद्दा असम की सियासी राजनीति में नए समीकरण गढ़ रहा है, क्योंकि असमिया भाषी आबादी को डर है कि सीएए का फायदा मुख्य रूप से बांग्लादेश के अवैध बंगाली हिंदू प्रवासियों को मिलेगा, और जो असमिया भाषियों के लिए फायदेमंद नहीं। यानी इस बार चुनाव में बीजेपी की वापसी में कई रोड़े हैं। अगर नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं आए तो इसे सीएए फैक्टर माना जाएगा। और बात उन 2 राज्यों की भी कर लेते हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी के एक बयान को हथियार बनाकर बीजेपी ने हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े, उत्तर भारत पर निशाना साधा। ये वही दक्षिण भारत है जहां केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होना है। दक्षिण भारत में लड़ाई क्षेत्रीय क्षत्रपों के बीच है, लेकिन केरल से लेकर तमिलनाडु तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चुनाव प्रचार पर। तमिलनाडु में जलीकट्टी से लेकर केरल के समंदर तक राहुल गांधी ने सियासी पिच तैयार की। इस बार केरल का चुनाव बहुत अहम है कांग्रेस के लिए। ऐसा क्यों?
ये समझिए, राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद। 2019 में 20 लोकसभा सीट 15 पर कांग्रेस जीती थी। राहुल का असर लोकसभा चुनाव में दिखा और दक्षिण भारत पर राहुल के बयान के पीछे भी सियासी गणित थी, जिस पर बीजेपी ने बंटवारे का आरोप लगा दिया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. राहुल ने उत्तर और दक्षिण भारत से चुने जाने पर अपने अनुभव शेयर किए, लेकिन इसी बात पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है, और ये ढोंग सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके परिवार ने भी किया। और कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है? बीजेपी भले ही राहुल पर आक्रामक हुई, लेकिन उन्होंने सियासी गोल किया। देश में केरल लेफ्ट का आखिरी गढ़ है, जहां 140 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2016 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 91 सीट जीती, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 47 सीट, वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। इस बार राहुल की अगुवाई में केरल कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अगर 2019 जैसा राहुल फैक्टर काम किया तो केरल में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी दूर दूर तक सियासी लड़ाई में नहीं है। आपको ये तस्वीरें याद होंगी, राहुल गांधी जलीकट्टू के आयोजन में गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी भी तमिलनाडु में वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। यहाँ बड़ी बात यह है कि डीएमके के दिग्गज नेता करुणानिधि और एआईएडीएमके की नेता जयललिता की गैर मौजूदगी में ये पहला चुनाव होगा। साल 2016 234 विधानसभा सीटों में 134 सीटें जीतकर एआईएडीएमके गठबंधन ने सरकार बनाई थी, जबकि डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को 98 सीट मिली थी। इस बार तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव अहम है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।